हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम आशा यही करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे सही सलामत होंगे। तो आज इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 का आज राजा किसान और नगर का तीसरा भाग आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं राजा किसान और नगर में राजधर्म के नवीन सिद्धांत को पढ़ाएंगे। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, तो सबसे पहले आप लोग ये देखें, राजधर्म के नवीन सिद्धांत में पहला ये देखा दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण के राजा और सरदार दक्षिण के क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, यही सब भाग आते हैं। पांडिचेरी है, जैसे तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश भी आता है। जैसे वहाँ पे सरदारों का उदय हुआ था। ये सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होते थे। जो सरदार होते थे बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, जिनका पद वंशानुगत होता था। वंशानुगत का अर्थ होता है जैसे उस सरदार के न रहने पर उसका पुत्र ही उस सरदार का जगह ले सकता है। और कहीं कहीं और नहीं भी था, कहीं कहीं तो वंशानुगत था, कहीं कहीं नहीं भी था। उसका समर्थन उसी के खानदान के लोग करते थे। चाहे युद्ध का उसका समर्थन करने वाले उसके खानदान के लोग करते थे, चाहे युद्ध का समय हो, चाहे राजा के राज सिंहासन पर आसीन करने का हो, या अन्य कोई प्रशासनिक सेवा में या प्रशासनिक कार्यों में, वही लोग उसका सहयोग करते थे। अब आता है दैविक राजा। दैविक राजा से आप लोग यही जानते होंगे, दैविक का अर्थ होता है देवतुल्य, यानी देवता के समान माना जाए उसे ही दैविक या देव माना जाता है। तो विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना, यानी विभिन्न देवी देवताओं के साथ राजाओं को जुड़ना ही दैविक राजा कहलाते थे। यानी हमारे प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो बहुत से ऐसे राजा हुए जो अपने को ईश्वर के समीप मानते थे, अर्थात अपने को देवतुल्य समझते थे। जिसमें कुषाण के राजा और हिंद यवन के शासक, ये सब अपने को देवतुल्य समझते थे। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि राजधर्म कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, जैसे आपको भी बताया, जो सर्वोच्च प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों पे मिलता है। सिक्कों और मूर्तियों को देखने से स्पष्ट होता है कि ये लोग अपने को देवताओं के समकक्ष समझते थे। उदाहरण के लिए इलाहाबाद के अगर स्तंभ को देखा जाए तो लेखों से इलाहाबाद के जो स्तंभ है उसके जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें भी हर्षेषण ने संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त का जो राजकवि था उसने भी समुद्रगुप्त को देवतुल्य लिखा है, अर्थात देवता के समान उसको माना है। अब आपका अगला हेडिंग है राजा की छवि। यानी राजा कैसा होना चाहिए, राजा की छवि यानी राजा की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसके
राजा के चरित्र कैसा होना चाहिए। आपको जातक कथा और पंचतंत्रों को सुने होंगे। जातक कथा और पंचतंत्र के कथाओं में वर्णित मौलिक किस्सों और कहानियाँ से आप परिचित होंगे। बहुत से कि छोटे छोटे बच्चों के किताबों में ये सब कथाएं मिलती हैं। इसमें बताया गया है कि कुटिल राजा की प्रजा, जो कुटिल राजा होते हैं उसकी प्रजा भी दुख का सामना झेलना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है। चाहे उस राज्य की महिला हो, या उस राज्य का किसान हो, या उस राज्य का पुरुष हो, या उस राज्य के जानवर को भी उनके शिकार होना पड़ता है, अर्थात दुखों को झेलना पड़ता है। अर्थात जातक कथाओं में बताया गया है कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए बताया गया है कि जंगल के तरफ रुख करना, अर्थात जंगल के तरफ चले जाना, ये सब है। अब आते हैं, ये तो राजा की इच्छा भी होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा और आपको बता दें, राजा का उत्तम चरित्र वाला होना चाहिए, प्रजा पालक होना चाहिए और प्रजा का संरक्षक तथा अपने साम्राज्य की देखभाल करने वाला होना चाहिए। ऐसे राजा की प्रजा भी खुशहाल होती है। अब हम अगला हेडिंग आपको बताने जा रहे हैं, उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने के तरीके। आप लोग प्राचीन समय में लोग खेती की उपज कैसे बढ़ाते थे, यानी वे कृषि कार्य कैसे करना प्रारंभ किए। पहले आप लोग देखा जाए तो मध्य भारत में, अर्थात हिमालय यानी उत्तरी हिमालय से लेकर दक्षिण के पठारों के मध्य को ही मध्य भारत कहा जाता है। तो मध्य भारत में अगर देखा जाए तो गंगा और कावेरी, पहला क्या है, गंगा और कावेरी। गंगा और कावेरी नदियां जो थीं, इन नदियों के बीच, इन नदियों से बने हुए जो उपजाऊ भूमि थी उस पर लोग खेती कार्य प्रारंभ किए, जिसे हम कछारी क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा क्या है, पहले लोग हलों में काठ के फाल का प्रयोग करते थे, आपको हड़प्पा सभ्यता में बताया गया है। लेकिन 6वीं शताब्दी तक आते आते, अब उसके पहले यानी बौद्धिक काल तक आते आते लोग लोहे के फालों का प्रयोग करने लगे। हलों में लोहे की फाल का प्रयोग, हलों में लोहे की फाल का प्रयोग। और तीसरा आप लोग देखेंगे, पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग। क्योंकि जहाँ ऊपर नीचे, कहीं बहुत नीचे कहीं ऊपर था, ढलान था, वहाँ पर बैलों से जुताई नहीं हो पाती थी, तो खेतों की जो कुड़ाई होती थी वह कुदाल से की जाने लगी। चौथा है आपका है सिंचाई के लिए नहर भी था, नहर का प्रयोग, तालाब का प्रयोग, कुएं का प्रयोग, कुआं का प्रयोग, उसके साथ साथ झील और जलाशय, इन सब से कृषि कार्य की सिंचाई का कार्य लोग करते थे। जलाशय,
नगर देखिए यहाँ नहर का प्रयोग, तालाब का प्रयोग, कुआं और झील और जलाशय, इन सब का प्रयोग लोग सिंचाई कार्य में करने लगे। खेत और बाद में पांचवा है आपका सीमांकन। सीमांकन क्या होता है? जैसे अपने खेतों की सीमा का निर्धारण करना, यहाँ तक हम बोएंगे, यहाँ तक हम जोतेंगे और वहाँ तक, इसका सीमांकन भी लोग करने लगे। इस प्रकार अब देखा जाए तो उपज बढ़ाने के ये सब लोग नए नए तरीके को अपनाए। अब आपका आता है नगर और व्यापार। नगर और व्यापार, नगर और व्यापार में पहले नगर देखें। पहले प्रमुख नगरों में आप लोग देखेंगे तो पाटलिपुत्र का नाम आता है। पाटलिपुत्र, राजगृह। पाटलिपुत्र, राजगृह, ये सब नगरों की, अधिकतर नगर राज्यों की राजधानी होती थी, जिसमें दोनों मगध राज्य की दोनों राजधानी रही है। तो पाटलिपुत्र तो बहुत दिनों तक, जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है, वहाँ की राजधानी रही है। और इसके बाद देखा जाए ये सब क्या थे? ये सब नदियों के किनारे बने हुए थे, नदियों के किनारे ये सब बसे थे। कुछ और नगर थे, जैसे कुछ और नगरों को अगर देखा जाए तो उस नगरों में आप लोग ये देखेंगे कि जैसे आपका गुजरात हो गया, गुजरात हो गया और तमिलनाडु हो गया। ये सब देखेंगे तो समुद्रों के तटीय, समुद्र के किनारे ये सब नगर बसे थे। केरल भी था, ये सब समुद्रों के किनारे ये सब बसे, क्योंकि यहाँ नदियों के किनारे होने से आवागमन आराम से नदियों द्वारा यानी जल द्वारा आवागमन किया जा सकता है और इनके द्वारा भी। लेकिन कुछ और थे, और नगर थे, जिसमें मथुरा को अगर देखा जाए तो ये औद्योगिक दृष्टि से इसको विकसित किया गया था। ये स्थल मार्ग में पर था। ये क्या था? स्थल मार्ग। बाकी ये सब जल मार्गों पर बसे हुए थे। अब आता है व्यापार। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप लोग देखेंगे तो नदी मार्ग द्वारा और समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार कार्य किया जाता था। ये व्यापार कार्य आप लोग चीन, बर्मा, म्यांमार, वही चीन, बर्मा और एशिया के से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक के, जैसे बंगाल की खाड़ी से, जैसे यहाँ के पूरी अरब सागर से भी जल मार्ग द्वारा ये व्यापार होता था रोम तक, और उसके बाद बंगाल के खाड़ी से भी बर्मा, म्यांमार जिसे कहा जाता है, और चीन तक, जापान तक, जावा, सुमात्रा तक, इन सब का व्यापार जो है बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता था, जहाँ से आवागमन सुटेबल यानी सुव्यवस्थित हो सकता था। इस प्रकार देखा जाए तो व्यापार के क्षेत्र में प्राचीन समय में भारत में व्यापार बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ था। अब आपको
सिक्का और राजा आपको पढ़ा रहे हैं। सिक्का और राजा। सिक्कों के प्रचलन से आप लोग देखेंगे तो सिक्कों के प्रचलन से विनिमय कार्य सुव्यवस्थित हो गया। विनिमय कार्य अर्थात लेन देन का कार्य, अर्थात व्यापार का कार्य, जिससे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अगर देखा जाए तो अधिकतर सिक्के चांदी और तांबे के होते थे। चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। इसमें शासकों की प्रतिमाएं भी होती थीं। सबसे पहले सिक्के हिंद एवं शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रथम शताब्दी में मिलता है। कुषाण वंश के शासकों ने सोने के सिक्के का प्रचलन किया था। यह रोमन साम्राज्य के सोने के सिक्के के समतुल्य था। रोमन साम्राज्य में अगर देखा जाए तो रोमन साम्राज्य जहाँ तक विस्तृत था वहाँ तक सोने के ही सिक्कों का प्रयोग होता था। उसी तरह अपने पहली शताब्दी में जो कुषाण वंश के शासक थे, इन लोगों ने भी सोने के सिक्कों को प्रचलन में लाए अर्थात जारी किए। और कुछ मानक सिक्के भी आप लोगों को दिखाई देता है, मानक सिक्के भी मिलते हैं। इसमें सिक्का और राजा में दोनों हो गया। कहने का अर्थ हुआ जो किस समय के राजा कौन से सिक्के, तो पहले को देखा जाए तो अधिकतर चांदी, तांबा, कांसा और सोने के सिक्के ही प्रचलन में थे। अब आता है थोड़ा सा लिपि है, उसको भी बता दें। लिपि किसे कहते हैं? अर्थात जिस हम ध्वनि को बोल रहे हैं उसको सांकेतिक भाषा में लिखना ही लिपि कहलाता है। अर्थात लिपि का अर्थ हुआ संकेत में कुछ भी रख देना, यानी सांकेतिक भाषा को ही लिपि कहा जाता है। अब आप एक भी देखें, लिपि को देखा जाए तो लिपि के दो प्रकार मिलते हैं। पहला ब्राह्मी लिपि और दूसरा खरोष्ठी लिपि। वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में जितने भी भाषाएं प्रचलित हैं या जिन भाषाओं का प्रयोग हम लोग आज भी करते हैं, ये सब ब्राह्मी लिपि के मिलते हैं जितने भी हैं। खरोष्ठी लिपि भी आपके दक्षिणी भारत के जो 4 भाषाएं हैं खरोष्ठी लिपि में ही लगभग मिलेंगे। खरोष्ठी लिपि तो वैसे देखा जाए उर्दू ही होता है, उर्दू फारसी के शब्द होते हैं। ब्राह्मी लिपि तो आप लोग जानते हैं, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी, ये सब ब्राह्मी लिपि में आते हैं। बस अब आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग जो हम बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से हम यही आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।